Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 11. So 10 दिन हो गए और हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की और मोस्टली जो हमने डिस्कस किया दैट वाज रिलेटेड टू द व्हाई एंड द व्हाट पार्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग, क्यों और क्या, राइट? बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द हाउ पार्ट्स। कैसे मशीन लर्निंग होता है, प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसको यूज करके ही मशीन लर्निंग अपना काम कर पाता है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टेंसर्स। ठीक है, आई होप आपने नाम सुना है कभी ना कभी। टेंसर्स क्या होते हैं और टेंसर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं आज, इन दो क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर करूंगा बहुत जल्दी। पहले मैं आपको आंसर करता हूं कि हम टेंसर्स क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले। राइट, हम कुछ और भी पढ़ सकते थे बट पहली चीज जो हमने प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग में स्टार्ट की वो टेंसर्स क्यों है। लेट्स डिस्कस दैट। सो टेंसर इज बेसिकली अ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं बहुत सिंपलेस्ट टर्म्स में, टेंसर इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब डेटा को स्टोर करने का तरीका। अब क्यों हम टेंसर पढ़ रहे हैं सबसे पहले, उसका रीजन ये है कि आज की डेट में जितने भी मशीन लर्निंग सिस्टम्स हैं, जितनी भी लीडिंग लाइब्रेरीज हैं, साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, ये सारी लाइब्रेरीज का सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जो यूज करते हैं वो लोग, वो टेंसर होता है। मतलब आप कोई भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो मशीन लर्निंग के स्पेस में या डीप लर्निंग के स्पेस में, आपको टेंसर्स के साथ डील करना ही पड़ेगा। सो एज अ बिगनर मैंने ये टॉपिक स्किप कर दिया था ऑनेस्टली, और लेटर आई रियलाइज्ड कि नहीं, टेंसर्स पढ़े बिना काम नहीं होगा। सो ये गलती आप ना करो, इसलिए हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं टेंसर्स से। आज जो आप पढ़ोगे ना वो आपको ना सिर्फ मशीन लर्निंग में हेल्प करेगा बट ऑल्सो इट विल हेल्प यू इन डीप लर्निंग। ठीक है, तो बहुत जनरल सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, सो एक चीज और मैं बताना भूल गया। टेंसर इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में जो नंबर वन डीप लर्निंग लाइब्रेरी है, गूगल का टेंसर फ्लो, उसका नाम टेंसर पे पड़ा है। सो ट्रस्ट मी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो या एनीवेज, टेंसर क्या होता है वहां से डिस्कशन फिर से स्टार्ट करते हैं। टेंसर इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को स्टोर करने का तरीका। ठीक है, और भी सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर हम ब्रेक डाउन करें टेंसर को, तो टेंसर होता है एक कंटेनर जिसमें आप नंबर स्टोर करते हो, दैट्स इट। टेंसर इज नथिंग बट अ कंटेनर फॉर नंबर्स। कभी कभी आप कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग्स भी स्टोर करते हो बट वो बहुत रेयर होता है, ऑलमोस्ट कभी भी आप ऐसा नहीं करते। 99.99% टाइम्स इट इज गोइंग टू बी अ कंटेनर फॉर नंबर्स। ठीक है, अब गेस व्हाट, आपने टेंसर्स पहले भी यूज कर रखा है, मतलब भले आपने नाम नहीं सुना बट आपने यूज कर रखा है। सो अगर आपने लाइफ में कभी भी वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है या मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है तो वो एक्चुअली टेंसर्स ही होते हैं। सो जब वो जीरो डायमेंशन का होता है तो आप उसको स्केलर बोलते हो, एक सिंगल नंबर। जब वहां पे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं तो आप उसको वेक्टर बोलते हो। जब वहां पे 2D में नंबर्स होते हैं तो आप उसको मैट्रिक्स बोलते हो, राइट? अब सोचो 3D में अगर नंबर्स हो तो उसको क्या बोलोगे, या 4D में उसको क्या बोलोगे? तो इसीलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट, इनफैक्ट ये बहुत ही फिजिक्स और मैथ्स का मिला जुला एरिया है, उन लोगों ने डिसाइड किया, साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि एक जनरल टर्म कॉइन करते हैं एंड दे कॉल इट टेंसर। ठीक है, सो टेंसर के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। आई विल शेयर माय स्क्रीन। सो या, टेंसर्स आर बेसिकली कंटेनर फॉर स्टोरिंग नंबर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट जीरो डी टेंसर्स जो स्केलर्स होते हैं। ठीक है, सो कभी भी अगर आप एक सिंगल नंबर कहीं पे स्टोर कर रहे हो लाइक दिस और लाइक दिस, दीज आर बेसिकली कॉल्ड स्केलर्स। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो जीरो डी टेंसर। ठीक है, जीरो डी का मतलब है कि इस पर्टिकुलर टेंसर का जो नंबर ऑफ डायमेंशंस है वो जीरो है, देयर आर नो डायमेंशंस। ठीक है, अम, अगर आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू गूगल कोलैब। अगर आपको गूगल कोलैब नहीं पता है तो ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी सिंपल टूल जहां पर आप पाइथन कोड रन कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, बाकी आपको इससे ज्यादा जानने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ numpy बोल के, जो हम इस वीडियो में काफी यूज करेंगे और मशीन लर्निंग में इन जनरल लाइब्रेरी बहुत यूज होता है। अगर आपको numpy पढ़ना है तो आप मैं एक अपने ही चैनल का एक प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से numpy पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल होता है numpy। ठीक है, अब अगर आपको एक स्केलर क्रिएट करना है यूजिंग numpy तो आपको कुछ नहीं लिखना होता, आपको बस एक कोड लिखना होता है। लेट्स से हम एक वेरिएबल बना रहे हैं a, जिसके अंदर हम उस स्केलर को स्टोर करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे मैंने एक नंबर डाल दिया,
और इसको रन कर दिया, और अब मैंने a को जैसे ही प्रिंट कराया, जो आपके स्क्रीन पर है, दिस इज एक्चुअली अ स्केलर या फिर 0D टेंसर। ठीक है, कैसे पता ये 0D है? कभी भी अगर आप numpy में टेंसर्स क्रिएट कर रहे हो, सी एक चीज और आप याद रखना, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो टेंसर और n डायमेंशनल एरे आर द सेम थिंग। एरे मतलब वन डायमेंशनल, 2D एरे मतलब एरे के अंदर एरेज, 3D एरे का मतलब एरे के अंदर एरे। ठीक है, तो उसी तरीके से n डायमेंशनल एरे का जनरल टर्म मैथ्स या फिजिक्स बैकग्राउंड से अगर आप आओ तो टेंसर बोला जाता है। तो वही मशीन लर्निंग कम्युनिटी ने वो वाला चीज उठा लिया है। सो कभी भी आपको एनडी एरे दिखाई दे तो सीधे समझ जाना कि दैट इज अ टेंसर। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास एक 0D एरे है, बिकॉज कोई एरे है ही नहीं, देयर इज जस्ट वन नंबर, तो इसको आप 0D टेंसर बोल रहे हो। तो कभी भी आप numpy में जब एरेस क्रिएट करते हो या टेंसर्स क्रिएट करते हो तो आप उसका डायमेंशन पता कर सकते हो। आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है एनडिम बोल के, नाम से भी समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ डायमेंशंस। इसको आप जैसे ही रन करोगे आपको 0 मिल रहा है। इससे आपको समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर टेंसर का डायमेंशन 0 है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ 0D टेंसर। ठीक है, तो ये छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको दिखा दिया। लेट्स क्विकली डिस्कस 1D टेंसर। सो अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, कुछ ऐसा 1 2 3 4, तो दिस इज अ 1D टेंसर, और इसको आप वेक्टर भी बोल सकते हो, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको 1D एरे भी बोल सकते हो, या आप सिंपली इसको एरे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये जो टेंसर है, इसका एंडिम कितना आएगा? इट वुड बी 1। मतलब ये एक ऐसा टेंसर है जिसमें एक डायमेंशन है। ठीक है, अब एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी टेंसर के टर्म्स में, एक्सिस क्या होता है। सो एक्सिस बेसिकली होता है कि आपके पास कितने डायमेंशंस हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आपके पास 2 डायमेंशंस हैं, लेट्स से आपका टेंसर में 2 डायमेंशन है, हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे 2D टेंसर्स, तो इसका मतलब वहां पे 2 एक्सिस है। ठीक है, अगर 3D टेंसर है तो आपके पास 3 एक्सिस है। ठीक है, तो डायमेंशन और एक्सिस ये रिलेटेड है। ठीक है, जितना डी का टेंसर होगा, जितना डायमेंशन का टेंसर होगा, उतने ही आपके पास एक्सिस होंगे। और एक और चीज, नंबर ऑफ एक्सिस को आप रैंक भी बोलते हो कुछ जगहों पे, और उसी को आप डायमेंशन भी बोलते हो। ठीक है, सो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अलग अलग जगहों पे जगह जाके पढ़ोगे तो अलग अलग चीजें आपको दिखाई देंगी, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ एक्सेस इज इक्वल टू रैंक इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द टेंसर। ठीक है, लेट मी क्विकली शो यू हाउ कैन यू क्रिएट अ 1D टेंसर यूजिंग numpy। सो मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग इज, एरे के अंदर आई एम सेंडिंग अ पाइथन लिस्ट जिसके अंदर ये वैल्यूज हैं। और अब अगर मैं एरे को प्रिंट करूं, ये जो आपके स्क्रीन पर है, दिस इज अ 1D टेंसर। ठीक है, और अगर मैं arr.endim लिखूं तो यू वुड सी कि इसका एंड डायमेंशन इज 1। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एक्सेस 1 है, इसका रैंक भी 1 है, और ये 1D टेंसर है। ठीक है, आई गेस यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं एक बात बोलता हूं जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो ये जो 1D टेंसर है, इसी को आप वेक्टर भी बोलते हो। दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, इसको आप वेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, बट अगर आपसे कोई पूछे कि इस वेक्टर का डायमेंशन क्या है, तो सिंस यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, आप बोलोगे इस वेक्टर का डायमेंशन 4D है। अब आप बोलोगे कि मैंने अभी जस्ट बोला कि ये तो 1D है। मैंने बोला 1D टेंसर है, ये 1D टेंसर है, और 1D टेंसर है मतलब ये वेक्टर है। बट इस वेक्टर के अंदर कितने डायमेंशंस हैं? 4 डायमेंशंस हैं। अब ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी आपको, बट मैं थोड़ी देर के बाद आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस पॉइंट पे बस अपने दिमाग में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर लो कि जब भी आप एक 1D टेंसर बनाते हो, वो एक वेक्टर है, और उस वेक्टर के अंदर जितने नंबर्स हैं वो उतने डायमेंशन का वेक्टर है। मतलब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, लेट्स से 1 और 2, ये अभी भी 1D टेंसर ही है, और ये वेक्टर भी है। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस वेक्टर के डायमेंशंस कितने हैं, तो आप बोलोगे 2, क्योंकि इसमें 2 नंबर्स हैं। आई होप आपको यहां तक गाइस बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आपको यहां तक बात समझ में आ रही है तो एक चीज आपने और नोटिस कर ली होगी कि अगर आप स्केलर में और स्केलर्स को जोड़ते जा रहे हो तो आपका वेक्टर बन जा रहा है। मतलब यहां पे अगर आपने 4 स्केलर्स को जोड़ा तो आपको एक वेक्टर मिल गया।
ये चीज हमेशा याद रखना। टेंसर्स के केस में जैसे जैसे आप डायमेंशन बढ़ाते हो, वो डायमेंशंस हमेशा कैसे बढ़ते हैं, अगर आप पिछला डायमेंशन वाले को जोड़ते जाओ तो अगला डायमेंशन वाला चीज आपको मिल जाता है। मतलब अगर आपको 1D टेंसर चाहिए तो बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 0D टेंसर्स। अगर आपको एक वेक्टर चाहिए तो इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्केलर्स। अगर आपको मेट्रिसेस चाहिए तो इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो ये फंडा आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ 2D टेंसर का, जिसको हम मेट्रिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर 2D टेंसर्स और मेट्रिसेस। सो मान लो अगर आपके पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं, लाइक सो, तो आप अगर इन वेक्टर्स को जोड़ देते हो या कलेक्ट कर लेते हो तो उसको हम फिर मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो बेसिकली matrices आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका डायमेंशन इज 2D, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सिस है, ठीक है। ये एक एक्सिस है कॉलम एक्सिस और ये एक एक्सिस है रो एक्सिस, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। इसका रैंक हो गया 2 विच इज इक्वल टू द एंडिम, ठीक है। और देर आर टू एक्सिस रोज एंड कॉलम्स। लेट मी क्विकली शो यू कि ये कैसे बनाया जाता है। बहुत सिंपल है, आप फिर से नंपाई बनाओगे। लेट्स से मैं बना रहा हूँ MAT बोल के एक वेरिएबल मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स इज इक्वल टू np डॉट एरे। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करूंगा पाइथन में, समथिंग लाइक दिस 1 2 3, फिर कॉमा, सेकंड आइटम इन इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ लिस्ट 4 5 6 एंड 7 8 9, ठीक है। और अगर हम प्रिंट करें मैट को तो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आप इसका एंडिम निकालो तो एज एक्सपेक्टेड इट वुड बी 2 2D टेंसर, ठीक है। अब आप इजीली समझ सकते हो कि अगर आपको इससे हायर डायमेंशन टेंसर्स बनाने हैं तो आप क्या करने वाले हो। आप बेसिकली अगर आपको 4D टेंसर बनाना है, सॉरी अगर आपको 3D टेंसर बनाना है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स होगा जो कि ऐसा दिखाई देगा। उसके आप और इस तरह के मैट्रिसेस ले लोगे। ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो बेसिकली मान लो अगर इन सारे मैट्रिसेस में 3x3 नंबर्स हैं और इस तरह के आप 4 मैट्रिसेस ले रहे हो, तो आपके पास 4x3x3 का एक टेंसर आ जाएगा जिसको आप 3D टेंसर बोलोगे। और इस बार यहाँ पे 3 एक्सिस है, ठीक है। सो आपके पास कॉलम एक्सिस है, आपके पास रो एक्सिस है और आपके पास एक डेप्थ एक्सिस है, ठीक है। दिस इज अ 3D टेंसर, ठीक है। या आप इसको एक्चुअली एक क्यूबॉइड के टर्म्स में देख सकते हो, राइट, समथिंग लाइक दिस, राइट। अब अगर आपसे कोई बोले कि 4D टेंसर कैसा होगा, 4D टेंसर कैसा होगा, तो 4D टेंसर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ 3D टेंसर्स। अगर ये 3D टेंसर है तो 4D टेंसर ऐसा दिखाई देगा। बेसिकली वेक्टर ऑफ 3D टेंसर्स हो जाएंगे वो, सी लाइक दिस। अब सॉरी फॉर माय ड्राइंग, बट ये जो लाइंस है इस तरीके के 3D टेंसर्स रखे हुए हैं, इन्हीं को आप बोलते हो 4D टेंसर, राइट। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 5D टेंसर कैसा दिखाई देगा, तो 5D टेंसर विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ 3D टेंसर्स। बेसिकली इसके नीचे और इस तरीके से क्यूबॉइड्स आ जाएंगे, लाइक दिस इज अ 5D टेंसर, राइट। एंड दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स। दिस इज अ 5D टेंसर। मतलब अगर आप सिर्फ इतने पे फोकस करो, अगर आप सिर्फ इतने पे फोकस करो तो दिस इज अ 4D टेंसर। बट अगर आप पूरे के पूरे पे फोकस करो, इस पूरे पे फोकस करो, दिस इज अ 5D टेंसर, ठीक है। एंड दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग इज स्टैक्ड एक दूसरे के ऊपर। अब आप कलेक्शन ऑफ 5D बना लोगे तो वो 6D हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ 6D बना लोगे तो 7D हो जाएगा। एंड दैट इज द होल आइडिया। सो जहां आप रेस्ट्रिक्टेड थे सिर्फ स्केलर, वेक्टर और मेट्रिसेस के बारे में सोचने में, अब आप एकदम फ्री हो गए हो, बिकॉज आपके पास एक जनरल कॉन्सेप्ट आ गया कि टेंसर बोलते हैं हम इस चीज को। और उस टेंसर के टर्म में आप कितने भी डायमेंशन में सोच सकते हो या चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप मशीन लर्निंग का बात करो तो आप 0 से 5D के बीच में ही घूमते हो,
इससे ज्यादा डायमेंशन के टेंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको पांचों टेंसर्स के एक एक एग्जांपल दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट स्केलर का तो कोई एग्जांपल दिखाने का जरूरत नहीं है, तो मैं आपको 1D से लेके 5D तक सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल्स आपको आगे मिल सकते हैं, ठीक है। बट वहां पे जाने के पहले बस एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट, ऑल्दो हमने डिस्कस कर लिया है थोड़ा बहुत, रैंक, एक्सेस और शेप किसको बोलते हैं, ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। रैंक तो वही होता है, नंबर ऑफ डायमेंशंस जितने आपके टेंसर में है उसी को रैंक बोला जाता है, उसी को नंबर ऑफ एक्सेस भी बोला जाता है। नंबर ऑफ एक्सेस is equal to rank is equal to नंबर ऑफ डायमेंशंस। ये तीनों चीजें सेम है गाइस, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। मैं आपको मैट्रिक्स के टर्म्स में समझाता हूँ। मान लो आपके पास ये मैट्रिक्स है, 3x3 का एक मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ एक्सेस दो हैं, एक रो और एक कॉलम एक्सेस। इसमें आपका एक चीज और आता है, फिर शेप क्या है? शेप होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस में आपके पास कितने आइटम्स हैं। जैसे अगर आप बात करो रो एक्सिस का, तो रो एक्सिस में आपके पास मैक्सिमम कितने आइटम्स आप स्टोर कर सकते हो? 3, राइट? 3x3 है तो 3 ही स्टोर कर सकते हो। तो इस चीज का जो शेप आएगा, इस मैट्रिक्स का शेप इज 3x3। बट यू कैन ऑल्सो हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो मैट्रिक्स। इसका भी अगर आप एंडिम निकालो या फिर आप रैंक निकालो तो वो 2 ही आएगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कॉलम एक्सिस है और अभी भी यहाँ पे रो एक्सिस है। बट इस बार अगर आप शेप निकालो तो शेप आएगा इसका 2,3। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि रो में, जो रो एक्सिस है उसमें आप मैक्सिमम कितने आइटम स्टोर कर सकते हो? 2। और कॉलम एक्सिस में आप कितने स्टोर कर सकते हो? 3, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज 4,2, ठीक है। एक और चीज होती है साइज, साइज ऑफ अ टेंसर। तो साइज का मतलब है कि उस टेंसर में कितने आइटम्स हैं। तो सिंपली आप उसके शेप को मल्टीप्लाई कर लो, सारे नंबर्स को, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 2,3, तो 6 आ गया, मतलब इसके अंदर 6 आइटम्स हैं। यहाँ पे 3,3 को करो तो 9 आ गया, मतलब यहाँ पे 9 आइटम्स हैं। यहाँ पे 4,2 को करो 8 आ गया, मतलब 8 आइटम्स हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको पता करना है कि किसी पर्टिकुलर टेंसर में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जिसको हम साइज बोलते हैं, वो निकालना बहुत सिंपल है। आप उसका शेप निकाल के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बस ये स्केलर के लिए ट्रू नहीं होता, स्केलर के लिए साइज इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सिंपल है। अगर वो स्केलर है तो उसका साइज 1 होगा। उसके ऊपर वाले टेंसर्स के लिए आपको सिंपली उनके शेप को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास वेक्टर है 1D टेंसर तो वो कुछ ऐसा होगा। तो इन दिस केस आपका जो शेप है वो 3 रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल जगह पे 3 आइटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इज योर नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट्स पकड़ लो, ठीक है। तो रैंक, एक्सेस और शेप, ये 3 चीजें हमने डिस्कस की। इनफैक्ट हमने साइज भी डिस्कस किया। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम 1D से लेके 5D तक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे टेंसर्स के, जो आपको आगे अपनी लाइफ में दिखाई देंगे while doing machine learning and deep learning projects. Next हम वो करने जा रहे हैं। Let me now give you 2 practical examples of 1D tensor जो आपको फ्यूचर में हर जगह पे मशीन लर्निंग में दिखाई देगा, ठीक है। और यहीं पर आपको ये बात समझ में आएगी कि मैंने क्यों थोड़ी देर पहले बोला था कि वेक्टर होता है 1D टेंसर, बट उसके खुद के डायमेंशंस अलग होते हैं। ये बात आपको अभी समझ में आएगी, ठीक है। और ये पूरी चीज बताने के लिए आई टेक एन एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास एक डेटा सेट है अबाउट स्टूडेंट्स। इस डेटा सेट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा सेट है और उस डेटा सेट में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है CGPA, दूसरा कॉलम है IQ, तीसरा कॉलम है स्टेट, वो कौन से स्टेट से हैं, वेस्ट बंगाल, केरला, बिहार, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर है कि उनका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, जो आपका टारगेट कॉलम है, जो आपको प्रेडिक्ट करना है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है और ऑब्वियसली मेरा एंड गोल इज टू बिल्ड अ क्लासिफिकेशन मॉडल, जिसको अगर मैं एक नए स्टूडेंट्स का डिटेल बताऊं, मतलब IQ, CGP और स्टेट बताऊं, तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि उसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं, मुझे ये प्रिडिक्शन करना है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं आपको 1D टेंसर का एक एग्जांपल दिखाता हूं, 1D टेंसर या फिर वेक्टर का एक एग्जांपल दिखाता हूं। अब उसके लिए आपको 10,000 स्टूडेंट्स को भूल करके सिर्फ एक स्टूडेंट पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ पहले स्टूडेंट पे फोकस करो, लेट्स से हमारा जो पहला स्टूडेंट था
उसका CGPA इज 8.1, IQ इज 91, वेस्ट बंगाल से है वो बच्चा, और उसका प्लेसमेंट हो गया। अब फिलहाल हम प्लेसमेंट वाले कॉलम को इग्नोर मार रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द इनपुट कॉलम्स। तो अगर आप उसका इनपुट को पकड़ो, उस स्टूडेंट के इनपुट को पकड़ो, तो बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ 3 थिंग्स। अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे डेटा में सिर्फ 2 ही स्टेट्स के बच्चे। पहला स्टेट है वेस्ट बंगाल, दूसरा स्टेट है बैंगलोर, कर्नाटका, ठीक है। और मान लो कि वेस्ट बंगाल को हम लोग बोल रहे हैं 0 और कर्नाटका को हम बोल रहे हैं 1। हमने न्यूमेरिकल इनकोडिंग कर दिया, इसको लेबल इनकोडिंग बोलते हैं, कुछ आगे के वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली इस वेस्ट बंगाल के बदले मैंने 0 लिख दिया। तो अगर हम सिर्फ पहले स्टूडेंट के बारे में बात करें तो हमारे पास ये नंबर्स हैं 8.1, 91 एंड 0। एंड गेस व्हाट, दिस इज अ टेंसर, 1D टेंसर, या फिर आप इसको वेक्टर बोल सकते हो। दिस इज अ वेक्टर। और ये कितना डायमेंशन का टेंसर है? 1D, बिकॉज इसमें एक ही एक्सिस है, सिर्फ एक ही एक्सिस है। बट ये वेक्टर कितने डायमेंशन का है? ये 3D डायमेंशन का वेक्टर है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सिस है, यहाँ पे 3 एक्सिस है। पहला एक्सिस क्या है? CGPA, दूसरा एक्सिस क्या है? IQ, और तीसरा एक्सिस क्या है? स्टेट। और ये बच्चा कहीं यहां पर है, ये रहा वो वेक्टर, दिस इज द वेक्टर। अब मान लो यहाँ पे अगर कोई और बच्चा होता, 7.2, IQ 102, कर्नाटका, प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मान लो वो कुछ यहाँ पे लाई करता, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, उसका अलग अपना ही वेक्टर हो जाता। तो बेसिकली अगर आप बात करो तो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में आपके पास 10,000 बच्चों का डेटा है। 10,000 बच्चों का डेटा है, मतलब आपके पास 10,000 वेक्टर्स हैं। हर वेक्टर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन दिस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस। तो जब आप वेक्टर्स का बात कर रहे हो तो ये 3D स्पेस है, बट जब आप उन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना इन द फॉर्म ऑफ अ टेंसर, तो ये एक 1D टेंसर है। तो ये दो अलग चीजें हैं, इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। आप कितने डायमेंशन के टेंसर का बात कर रहे हो और कितने डायमेंशन के वेक्टर का बात कर रहे हो, इसमें डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे 3D इसलिए बन गया बिकॉज आपके पास 3 इनपुट कॉलम्स थे। अगर आपके पास 50 इनपुट कॉलम्स होंगे तो आप एक 50 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस में काम कर रहे हो, बट वो तब भी 1D टेंसर ही रहेगा। प्लीज, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जहां पे आपको 1D टेंसर मिलेगा, एक एग्जांपल तो ये हो गया, जब भी आपको कोई मशीन लर्निंग टेबुलर डेटा मिलता है तो उसका हर रो इज एक्चुअली अ 1D टेंसर और अ वेक्टर, ठीक है। वन मोर एग्जांपल इज, अब सोचो अगर आपके पास ये 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे होता तो सबका आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देता, इस तरीके से। अब अगर आप इन सारे नंबर्स को निकाल लो, अगर आप इन सारे नंबर्स को निकाल लो और उसको भी अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, तो इसमें टोटल मिला के 10,000 नंबर्स होंगे, बट ये भी एक 1D टेंसर है। दिस इज ऑल्सो अ 1D टेंसर, ठीक है। सो आई होप आपको ये थोड़ा अभी तक समझ में आ रहा है कि मशीन लर्निंग में आपको 1D टेंसर कहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू कि आपको 2D टेंसर्स कहाँ पे मिलेंगे। 2D टेंसर्स कहाँ पे मिलेंगे? अब बहुत सिंपल सी बात है गाइस, 2D टेंसर क्या होता है? 2D टेंसर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ 1D टेंसर्स, राइट। तो अगर आपके पास ये जो डेटा था अभी, CGPA, IQ, स्टेट और प्लेसमेंट का, अब इसमें प्लेसमेंट को अभी भूल जाते हैं, सिर्फ इनपुट कॉलम्स पे अगर फोकस करते हैं, हमारे पास 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा था लाइक दिस। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट का डेटा इज एक्चुअली अ वेक्टर या फिर 1D टेंसर। तो अ कलेक्शन ऑफ 10,000 वेक्टर्स वुड बी व्हाट? अ मैट्रिक्स, राइट। तो आप एक्चुअली इस पूरी चीज को एक मैट्रिक्स के अंदर लिख सकते हो। सो आपको कभी भी जब मशीन लर्निंग में डेटा मिलेगा तो उसका जो इनपुट होगा ना, जो कलेक्शन ऑफ इनपुट कॉलम्स होगा, उसके सारे डेटा को आप एक मैट्रिक्स में स्टोर कर सकते हो। उसको जनरली मशीन लर्निंग में डी बोला जाता है, डी से डेनोट किया जाता है, ठीक है। सो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, पहला स्टूडेंट का डेटा, दूसरे स्टूडेंट का डेटा, तीसरे स्टूडेंट का डेटा, 10,000 स्टूडेंट का डेटा, और ये हो गया आपका एक 2D टेंसर, ठीक है, विच इज अ कलेक्शन ऑफ 10,000 वेक्टर्स, जो कि खुद 3D वेक्टर्स हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। और ये जो प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये खुद एक 10,000
डायमेंशनल वेक्टर है और बेसिकली 1D टेंसर है। दिस इज अ 1D टेंसर, ठीक है। दिस इज अ 2D टेंसर। आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया। ये आपको हर बार मिलने वाला है। अगर आप कभी भी टेबुलर डेटा के साथ काम करोगे तो आप 1D टेंसर के साथ भी काम कर रहे हो और आप 2D टेंसर के साथ भी काम कर रहे हो। बेसिकली आप मैट्रिसेस के साथ भी काम कर रहे हो और आप वेक्टर के साथ भी काम कर रहे हो। या समरी में अगर मैं आपको बोलूं, जब आप सारे इनपुट को अलग कर लेते हो तो उसको आप मैट्रिक्स या 2D टेंसर बोल सकते हो, और जब आप पूरे इनपुट को अलग कर लेते हो विच इज अ सिंगल कॉलम, वो आपका वेक्टर हो जाता है या फिर आपका 1D टेंसर हो जाता है, ठीक है। तो आई गेस आपको 1D और 2D टेंसर कहाँ मिल रहा है वो समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 3D टेंसर्स। सो नाउ लेट्स फोकस आवर अटेंशन ऑन 3D टेंसर्स। अब टू बी ऑनेस्ट 3D टेंसर्स थोड़े रेयर होते हैं। रेयर बोलना एक्चुअली गलत होगा, इट्स जस्ट कि वो उतने फ्रीक्वेंट नहीं होते जितने आपके 1D और 2D टेंसर्स होते हैं। अगर आपको 3D टेंसर्स का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है, इनफैक्ट मैं आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। उनमें से एक बहुत ही इंट्यूटिव इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल इज फ्रॉम द डोमेन ऑफ NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब अगर आप कभी भी किसी टेक्सचुअल डेटा के साथ काम कर रहे हो तो वहां पे आपको 3D टेंसर्स दिखाई देंगे। लेट मी शो यू कैसे। सो लेट्स से मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाय नितिश, हाय राहुल एंड हाय अंकित। ये 3 टेक्स्ट है और मान लो यही तीनों टेक्स्ट मेरा इनपुट है। मुझे एल्गोरिदम को इन्हीं 3 टेक्स्ट देने हैं ट्रेन करने के लिए। अब ऑब्वियसली आपको पता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इज प्योर मैथमेटिक्स, वो टेक्स्ट नहीं समझता, स्ट्रिंग नहीं समझता। तो आपको इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में, या ऐसे बोला जाए वेक्टर्स में। इस पूरे प्रोसेस को एक्चुअली एनएलपी के डोमेन में वेक्टराइजेशन बोलते हैं, जहां पे आप एक गिवन टेक्स्ट को नंबर्स या वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, और बहुत सारे अलग अलग वेक्टराइजेशन टेक्निक्स होते हैं, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अ वेरी सिंपल टेक्निक और बहुत इंट्यूटिव टेक्निक। लेट मी शो यू। सो व्हाट आई विल डू इज, इन सारे सेंटेंसेस को मुझे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, मैं जितने भी मेरे वर्ड्स हैं, जितने भी मेरे यूनिक वर्ड्स हैं, उनको मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा। जैसे हाय एक बार, नितिश एक बार। बेसिकली मैंने अपना पूरा वोकैबुलरी लिख दिया। वोकैबुलरी मतलब सेट ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड्स प्रेजेंट इन माय कॉर्पस बोलते हैं इसको यहाँ पे, बेसिकली इन माय टेक्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम हर वर्ड को, हर पर्टिकुलर वर्ड को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हाय को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हाई हो जाएगा 1 0 0 0। कभी भी अगर कहीं भी हाई लिखा हुआ मिले उसके बदले मैं ये लिख सकता हूँ। अगर कहीं भी मुझे नितिश लिखा हुआ मिलेगा तो मैं ये लिखूंगा 0 1 0 0, ये नितिश हो गया, ठीक है। अगर मुझे राहुल रिप्रेजेंट करना है तो वो ये हो जाएगा, और अगर मुझे अंकित रिप्रेजेंट करना है तो वो ये हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं इन सेंटेंसेस का बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दीज सेंटेंसेस, लेट्स से मेरा पहला सेंटेंस क्या है, हाय नितिश। तो ये एक्चुअली क्या है, 2 वेक्टर्स का सेट है या कलेक्शन है। सो पहला वेक्टर है 1 0 0 0 और दूसरा वेक्टर है 0 1 0 0। ये हो गया मेरा पहला सेंटेंस। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो अंदर वाला वेक्टर इज अ 1D टेंसर और ऐसे 2 1D टेंसर्स हैं। तो मतलब ये जो पूरी चीज है बाहर वाली, ये एक 2D टेंसर है, राइट। अब अगर पहला सेंटेंस एक 2D टेंसर है तो दूसरा सेंटेंस भी एक 2D टेंसर होगा और तीसरा सेंटेंस भी एक 2D टेंसर होगा। आपके पास बेसिकली 3 2D टेंसर्स के कलेक्शन है। तो बेसिकली क्या बन गया, 3D टेंसर, राइट। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं फिर से यहाँ पे लिख दूंगा, ये मेरा सेकेंड 2D टेंसर और ये रहा मेरा तीसरा सेंटेंस, राइट। और इनके कलेक्शन को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये बन गया मेरा 3D टेंसर, राइट। अगर मुझे इसका शेप लिखना है तो शेप कैसा हो जाएगा, हमारे पास 4 के वेक्टर्स हैं, लाइक 4 साइज के वेक्टर्स हैं, और जो मेरे मेट्रिसेस हैं उनका साइज है 2/4, ठीक है। मतलब बेसिकली 2 रोज 4 कॉलम्स, और ऐसे ऐसे मेरे पास 3 मेट्रिसेस हैं। तो ये शेप हो गया गाइस मेरे 3D टेंसर का। यहाँ पे 3 एक्सेस हैं, मतलब रैंक 3 है, और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, 3 × 2 × 4 24 आइटम्स।
which is actually correct. ठीक है, so this is one good example of 3D tensor. ठीक है, I'll give you one more example of 3D tensor. ठीक है, ध्यान से देखना. So एक और अच्छा एग्जांपल है 3D टेंसर का टाइम सीरीज डेटा. टाइम सीरीज डेटा मतलब कुछ ऐसा डेटा जो एक फ्रीक्वेंट टाइम पीरियड के बाद आप कलेक्ट करते हो, जैसे कि शेयर मार्केट का डेटा जिसको आप डेली बेसिस पे कलेक्ट करते हो, या कभी कभी आप हर घंटे के बाद भी कलेक्ट करते हो, डिपेंड्स. ठीक है, आई शो यू वन एग्जांपल. लेट्स से आपके पास आप क्या डेटा स्टोर कर रहे हो, किसी भी स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द डे. ठीक है, और आप इस पूरे स्टॉक को पूरे टाइम दिन भर में एक बार ये डेटा को आप फिल कर रहे हो, और ऐसा आप पूरे साल कर रहे हो. ठीक है, तो आपके पास जो डेटा आएगा वो होगा 365/2. सोच के देखो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा डे 1 सम नंबर, डे 2 सम नंबर, डे 65 365 सम नंबर. राइट, सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे रो एक्सिस में 365 आ गया और कॉलम एक्सिस में 2 रहेगा, क्योंकि आपके पास 2 इनपुट कॉलम्स है. तो ये जो आपके पास डेटा है ये है एक 2D टेंसर. अगर आप दिन भर पूरे साल 2 क्वांटिटीज को ट्रैक कर रहे हो तो ये 2D टेंसर है. बट व्हाट इफ मेरे पास इसी स्टॉक का 10 इयर्स का डेटा है, मैंने 10 साल ट्रैक किया इस चीज को, तो इस तरह के 2D टेंसर्स मेरे पास कितने हैं? 10. तो फिर जो रिजल्टेंट टेंसर आएगा वो होगा 10 क्रॉस 365 क्रॉस 2, which is a 3D tensor. Collection of 10 2D tensors is a 3D tensor, right? तो टाइम सीरीज कभी भी आपको डेटा मिलता है अगर, तो वो 3D डेटा होता है, और उसमें जो बीच वाला जो एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस, ये आपका टाइम एक्सिस होता है. दिस इज योर टाइम एक्सिस. ठीक है, तो टाइम सीरीज पे भी बहुत काम करोगे आप आगे जाके. फाइनेंशियल डेटा मोस्टली जो भी होता है, या कई बार मेडिकल डेटा जो होता है, वो आपका टाइम सीरीज बेस्ड डेटा होता है, और उसके ऊपर बहुत एनालिसिस चलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है. एंड दिस इज एन एग्जांपल वेयर 3D टेंसर्स आर यूज्ड. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है. अब बचे 4D टेंसर्स एंड 5D टेंसर्स. लेट्स कंप्लीट देम, लेट्स कवर देम. नाउ लेट्स फोकस ऑन 4D टेंसर्स. ठीक है, 4D टेंसर का बहुत बढ़िया एग्जांपल है इमेजेस. ठीक है, इमेज बेस्ड डेटा. सो अगर आप कभी भी कंप्यूटर विजन के डोमेन में काम करो, इमेजेस के ऊपर काम करो, तो वहां पर आपको जो टेंसर्स मिलते हैं वो 4D टेंसर्स होते हैं. लेट मी शो यू हाउ. ठीक है, अगर आपने कभी भी थोड़ा भी इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा होगा तो आपको शायद ये पता होगा कि कोई भी इमेज इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स. इस तरीके से पिक्सल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं आपकी स्क्रीन पे, लाइक दिस. और हर पिक्सल में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसकी वजह से आपको कोई चीज दिखाई देती है. जैसे कि अगर ये वैल्यू ब्लैक है, ये वैल्यू ब्लैक है, ये सारी वैल्यूज ब्लैक है, तो आपके स्क्रीन पर आपको 2 दिखाई दे रहा है. बाकी सब कुछ 1 था, बस ये वैल्यूज ब्लैक है, तो दिस इज 2 ऑन योर स्क्रीन. तो यही पिक्सल्स को कंट्रोल करके आप कोई भी इमेज दिखा सकते हो. अब अगर आपको कलर इमेज दिखाने होते हैं तो आप इस तरीके के 3 चैनल्स लेते हो. दिस इज द फर्स्ट चैनल जो मैंने आपको दिखाया. इस तरीके के आप 3 चैनल्स लेते हो. ये होता है आर, ये होता है जी, और ये होता है बी, रेड ग्रीन ब्लू. ठीक है, और इन तीनों को आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देते हो. राइट, सो अगर मान लो आपका ये पहले वाले का, ऑब्वियसली ये तीनों मेट्रिसेस हो गए, ये तीनों एक्चुअली 2D टेंसर्स हो गए, और 2D टेंसर्स 3 अगर आप मिला लो तो वो 3D टेंसर हो गया. राइट, मान लो अगर आपका एक का शेप है 1200/800 मान लो, और ऐसे आपके पास 3 चैनल्स हैं, तो इनको मिला करके आपके पास जो आएगा वो होगा 3 1200/800. 3 चैनल्स और हर चैनल में इतने पिक्सल्स, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 800. ठीक है, तो ये तो हो गया एक इमेज का. अगर आप बात कर रहे हो तो इट इज अ 3D टेंसर. राइट, बट व्हाट इफ आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं, इस तरह के आपके पास मान लो 50 कलर फोटोग्राफ्स हैं, 50 कलर इमेजेस अगर आपके पास हैं, इन दैट केस आपके पास 50 क्रॉस 3 क्रॉस 1200 क्रॉस 800 ये टेंसर आ जाता है, और ये है आपका 4D
टेंसर। सो फ्यूचर में अगर आप कभी भी इमेज प्रोसेसिंग करोगे, आप डीप लर्निंग में कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ोगे, वहां पे आप इमेजेस के ऊपर जब काम करोगे तो आप बैचेस ऑफ इमेजेस के ऊपर काम करते हो, और वो जो बैचेस ऑफ इमेजेस होते हैं वो 4D टेंसर का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 5D टेंसर्स। सो 5D टेंसर्स आई गेस आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वीडियोस, राइट? क्योंकि वीडियोस क्या होते हैं, इफ यू थिंक केयरफुली आपको शायद पता भी होगा, वीडियोस आर बेसिकली इमेजेस जो बहुत तेजी से आपके आंखों के सामने से गुजारे जाते हैं, जिसकी वजह से सिंस वो इतनी स्पीड में वो इमेजेस पास होते हैं कि हमारा आई, हमारा दिमाग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि वो दो अलग इमेजेस हैं, बिकॉज जो स्पीड होता है आपके इमेजेस को क्रॉस करवाने का, वो हमारे परसिस्टेंस ऑफ विजन से ज्यादा होता है। सो आई शो यू। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन सिर्फ 1 सेकंड में 12 सेपरेट इमेजेस को ही क्लासिफाई कर सकता है। अगर आप 12 से ज्यादा इमेजेस को 1 सेकंड के अंदर हमारी आंखों के सामने से लेके जाओ तो हमें वो वीडियो जैसा फील देता है, राइट? और ऐसा जनरली होता है, आपके पास 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS, 120 FPS के बारे में आई एम नॉट श्योर, बस 60 FPS तक के फ्रेम्स पर सेकंड का वीडियोस पास किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो इतनी तेजी से इमेजेस पास हो रहे हैं कि हमें लगता है कि वो एक कंटिन्यूटी में है, वीडियो है, राइट? तो इन शॉर्ट, videos are basically frames, right? collection of frames, right? एक सिंगल फ्रेम मतलब एक इमेज, वन फ्रेम मतलब वन इमेज, राइट? तो मान लो अगर आपके पास एक 60 सेकेंड्स का 60 सेकेंड्स का वीडियो है जो कि 30 FPS पे शूट हुआ है और 480p है। 480p है मतलब इसका रेजोल्यूशन इज 480 क्रॉस 720। ऑब्वियसली ये कलर है तो इसमें 3 चैनल्स होंगे, RGB, राइट? तो अब देखो, एक सिंगल इमेज है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली वो 480 बाय 720 बाय 3 होगा, एक सिंगल इमेज, राइट? अब मेरे पास 60 सेकेंड्स का वीडियो है, 30 FPS पे शूट किया हुआ, मतलब आपके पास कितने इमेजेस हुए अगर आप इससे कैलकुलेट करना चाहो? 1 सेकेंड में आपके पास 30 वीडियोस आ रहे हैं, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड में आपके पास 30 वीडियोस आ रहे हैं, 30 इमेजेस आ रहे हैं, सॉरी, और ऐसे आपके पास 60 सेकेंड्स है, तो मतलब आपके पास 1200 इमेजेस है, राइट? 60 से 1 सेकेंड में अगर 30 है तो 60 में सॉरी 1800, प्लीज इग्नोर अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, आपके पास 1800 इमेजेस हैं, राइट? ये आपका ऑलरेडी 4D डेटा हो गया। अब मान लो इस तरह की आपके पास 4 वीडियो क्लिप्स हैं, यू हैव गॉट 4 वीडियोस। तो अब जो आपके पास डेटा है, कलेक्शन ऑफ 4 वीडियोस जो है, ये एक्चुअली एक 5D टेंसर है। दिस इज अ 5D टेंसर। कलेक्शन ऑफ वीडियोस इज अ 5D टेंसर, जहां पे पहला चीज बता रहा है कितने वीडियोस हैं, ये चीज आपको बता रहा है कि एक सिंगल वीडियो में कितने इमेजेस हैं, और ये हर इमेज का साइज है और उसमें कितने कलर चैनल्स हैं। सो दिस इज अ 5D टेंसर। अब अगर आप ये नंबर को मल्टीप्लाई करो, इस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करो, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, राइट? लेट मी शो यू ये नंबर कितना बड़ा होगा। ये नंबर हो जाएगा अपना, हमारे पास है 4 वीडियोस मल्टीप्लाइड बाय 1800 इमेजेस मल्टीप्लाइड बाय 480 मल्टीप्लाइड बाय 720। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 3। दिस इज द नंबर गाइस, दिस इज द नंबर, एंड दिस इज अ बिग नंबर, राइट? अब ये सोचो, अगर आप, इतनी वैल्यूज है बेसिकली यहाँ पे, इतने नंबर्स हैं यहाँ पे, राइट? क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इस टेंसर में उतनी ही वैल्यूज हैं, उतने ही आइटम्स हैं, तो यहाँ पे इतने आइटम्स हैं। अब सोचो अगर आप हर आइटम को एक फ्लोट में स्टोर अगर करो, फ्लोट 32 में, बेसिकली अगर आप हर एक सिंगल आइटम को 32 बिट फ्लोट में अगर स्टोर करो, तो आपको टोटल स्टोरेज कितना चाहिए पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 32, मतलब कि इतने बिट्स आपको चाहिए पड़ेंगे। तो बाइट्स में ये नंबर कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 8, इतने बाइट चाहिए। अगर मुझे इसको किलो बाइट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1024 से, ये रहा वो नंबर किलो बाइट्स। अगर मुझे मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं फिर से डिवाइड कर दूंगा 1024 से, इतना बड़ा मेगाबाइट। और अगर मैं इसको फिर से डिवाइड कर दूं 1024 से, तो ये आ गया अपना जीबी, 27 GB। मतलब अगर आपको 4 60 सेकेंड के
वीडियोस को स्टोर करना है या फिर प्रोसेस करना है या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग उसके ऊपर चलाना है, तो आपको चाहिए पड़ेगा 27 जीबी का स्पेस। ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं करते, और यहीं पे फिर आते हैं वीडियो कोडेक फॉर्मेट्स, वीडियो एनकोडिंग फॉर्मेट्स, जैसे कि MKV या MPEG या MP4। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, ये जो एक सिंगल आइटम को आप इतना चीज दे रहे हो, वो उसको घटा करके बहुत कम कर देते हैं, और आप बहुत कम डेटा में फिर ये पूरा काम कर पाते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वीडियो प्रोसेसिंग थोड़ा रेयर ही होता है, अनलेस अंटिल आप कुछ यूट्यूब जैसा एप्लीकेशन नहीं बना रहे जहाँ पे आपको हर वीडियो के अपलोड होने के पहले प्रोसेसिंग करना पड़ता है। वीडियोस के ऊपर आप मोस्ट लाइकली काम नहीं करोगे, बट कर भी सकते हो अगर आप कंप्यूटर विजन के डोमेन में काम कर रहे हो, यू नेवर नो, राइट। बट या 5D के ऊपर पर्सनली नहीं रहते हैं आपके पास टेंसेस, उससे ऊपर यूज केस ही नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो 5D विल बी द मैक्स, और दैट्स इट, यही डिस्कस करना था इस वीडियो में। आई नो काफी बड़ा वीडियो हो गया, अराउंड 40 मिनट्स तो हो ही गए होंगे आई गेस बोलते बोलते। तो व्हाट कैन आई से, थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया मैंने, आई होप आपको समझ में आया, और दिस विल प्रोवाइड अस अ गुड स्टार्ट जब हम आगे की चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो या दैट्स इट गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इफ पॉसिबल शेयर कर देना यार किसी के साथ अगर कोई मशीन लर्निंग सीख रहा है तो। और कल मिलते हैं, कल हम लोग एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग एग्जांपल करेंगे, सो दैट आपको एक बर्ड आइज ओवरव्यू मिले पूरे प्रोसेस के ऊपर। So yeah, thanks for watching. We'll meet tomorrow. Bye.